बाहर धूप तेज थी मगर अंदर के माहौल में एक ठंडक सी जमी हुई थी। जैसे कोई बोझ हर दीवार पर साए की तरह चिपका हो। घर दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक में चचा चाची और उनका बेटा जहान रहते थे, और दूसरे हिस्से में चाचा का दूसरा खानदान, अनीता, रिया और उनकी माँ। अजहान सबसे बड़ा था, खामोश मगर मुतवाजन तबीयत का मालिक। कारोबार में संजीदगी से हाथ बटा रहा था। उसकी शख्सियत में एक वकार था, और इसी वकार ने अनीता को पहली बार मुतवज्जा किया। अनीता चाचा की दूसरी बीवी की बेटी, बहुत बोल्ड, हर मामले में आगे, अपनी बात मनवाने वाली। और रिया एक ही घर की दीवार के पार पलने वाली पहली बीवी की बेटी, माँ के वफात के बाद जिसे सांस लेना भूल गई थी। सौतेली माँ के तेज लहजे में अनीता की हर वक्त की नोक झोंक और मुसलसल नजरअंदाज होना, ये सब कुछ बिना शिकायत के सह रही थी। कितनी बार कहा ये काम ठीक से करो, नौकरानी भी तुमसे बेहतर करती है। अनीता की आवाज बरामदे से बुलंद हुई। रिया ने आंखें झुकाई, बर्तन समेटते हुए एक ठंडी सांस ली, जैसे दिल की अंदर की सारी टूट फूट को चुपचाप समेट कर फिर से सांस भरने की कोशिश कर रही हो। अजहान अक्सर रिया को नजरअंदाज ही करता। कोई खास बात न थी, बचपन में भी उनके दरमियान कोई दबे तकल्फी न रही, और अब तो जैसे वो इसकी मौजूदगी से बेखबर रहता था। तुम्हें पता है, अजहान भाई आज मेरे साथ शॉपिंग पर जा रहे हैं। अनीता ने खुशी से अपनी माँ को खबर दी। उसकी माँ ने मुस्कुरा कर कहा, शुक्र है, मेरी मेहनत रंग ला रही है। इसे काबू में रखो, वही है असल खजाना। रिया एक तरफ बैठी सलाई कर रही थी, मगर उसके कान हर लफ्ज को सुन रहे थे। अजान उसके लिए सिर्फ एक रिश्ता था। चचा जात ना कभी उससे कुछ मांगा, ना कोई उम्मीद रखी। वो तो इतनी भी हिम्मत नहीं रखती थी कि नजर उठाकर से कोई सवाल पूछ सके। एक दिन अजहान किचन में आया, पानी लेना था। रिया सामने खड़ी थी, नजरें झुकाए। तुम ठीक हो? अजहान ने पूछा। शायद लाशोरी तौर पर रिया ने चौंक कर सर उठाया, फिर फौरन झुका लिया। जी। अजहार ने और कोई बात नहीं की, बस पानी लिया और चला गया। छोटी सी बात, मगर रिया के दिल में हलचल सी मच गई। वो खुद को समझाती रही कि बस एक रस्मी सवाल था। इधर अनीता ने अपनी चालों को तेज करना शुरू कर दिया। लिबास, अंदाज, बातचीत, सब में वो अजहान को अपनी तरफ मुतवज्जा करने लगी। उसे पता था अजहान दिल का बुरा नहीं, बस अगर जज्बाती तौर पर काबू में लिया जाए तो सब कुछ हाथ में आ सकता है। ऐसी अनीता ने एक दिन उसे इसी नाम से बुला। तुम इतने बोर हो गए हो, चलो बाहर चलते हैं, कुछ फ्रेश हो जाओगे। अजहान ने पहले इनकार किया, मगर फिर मान गया। और यही अनीता चाहती थी, हर वो लम्हा जिसमें वो अजहान के साथ अकेली हो, उसे अपने हक में इस्तेमाल कर। वक्त गुजरता गया। अनीता की चालाकी, उसकी मुस्कुराहटें और वो बेझिझक अंदाज, सब अजहान को धीरे धीरे अपनी तरफ खींचने लगे। उसे लगा शायद ये मोहब्बत है, या शायद एक आसान फैसला। माँ बाप ने भी मुखालफत नहीं की, अगरचे उनकी आंखों में साफ बेइत्मीनानी थी। निकाह का दिन आया, सब कुछ खामोशी से हुआ। रिया वही मौजूद थी, कमरे के कोने में, खामोश निगाहें जमीन पर गाड़े। अजहान और नीता का निकाह पढ़ाया जा रहा था, और उसके दिल पर जैसे किसी ने कील ठोक दी हो। निकाह के बाद सबने मुबारकबाद दी, मगर रिया की तरफ किसी ने ना देखा, ना उसकी खामोशी सुनी। अनीता की माँ बहुत खुश थी। वो बार बार अजहान को दुआ दे रही थी, बेटा, तुमने हमारे खानदान की इज्जत रखी। अजहान ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, मगर माँ की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर वो रोशनी नहीं थी जो कि बहू के मिलने पर होनी चाहिए। रुखसती अभी नहीं हुई थी, मगर मोहब्बत में शिद्दत थी। उसी वक्त दूसरी तरफ रिया अपने कमरे में बैठी सिलाई कर रही थी। एक धागा सुई में उलझ गया, जैसे उसकी जिंदगी उलझी हुई थी। सिलाई करती थी, मगर हर टांका उसे अंदर ही अंदर काट रहा था। शादी को कुछ हफ्ते गुजर चुके थे। अजहान और अनीता के दरमियान बेतकल्फी अब मामूल बन चुकी थी। अनीता ने जैसे कमरे की हर दीवार पर अपनी मौजूदगी की मोहर लगा दी थी। वो धड़ल्ले से आती थी, अजहान कपड़े सेट करती, कभी चादर तब्दील करती। अजी, तुम इतने सुस्त हो, कभी तो कोई सरप्राइज दे दिया करो, मुझे नीता के आईने के सामने खड़े वो बाल बनाते हुए कहने लगी। अजहान ने अखबारी कटिंग्स एक तरफ रखते हुए कहा, सरप्राइज के लिए तुम ही काफी हो, तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। अनीता हंसती, मगर वो हंसी फकत शोख अंदाज की नहीं थी, उस पे फतह की झलक भी थी। इन दिनों गर्मियों की रातें लंबी होती जा रही थी। हवेली के कमरे बड़े थे, मगर रोशनी कम। असर बरामदे में बस एक पीला सा बल्ब जल रहा था। उस नीम अंधेरे में, माहौल में, एक रात अजहान मामूल के मुताबिक वापस आया। वो कुछ उलझा हुआ था, जहन कारोबारी हिसाब किताब में उलझा हुआ। अनीता ने उसे पैगाम भिजवाया कि उससे जरूरी बात करना चाहती है। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए इजहान ने फोन पर नजर डाली। बैटरी खत्म होने के करीब थी।
बरामदे में मुकम्मल खामोशी थी। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। कमरे में अंधेरा था। हर लम्हा को ठटक गया। फिर सोचा शायद अनीता लेटी है, सोने से पहले की आदत है। कमरे में हल्की सी खुशबू थी। बिस्तर पर कोई शख्स लेटा था, चेहरे पर बाजू रखे। शायद रुख से अजहान ने उसे देखकर लम्हा भर तवक्कुफ किया, फिर मुस्कुरा दिया। अब तुम्हें अंधेरे में सोना पसंद आ गया है? आहिस्तगी से बोला। कोई जवाब ना आया। अजहान आहिस्ता आहिस्ता करीब गया। वो जानता था कि अनीता कभी कभी खामोशी से छेड़ने में मजा लेती है। उठो, मैं तुमसे बात करने आया। अजहान ने झुककर उसका बाजू हटाने की कोशिश की। उसी लम्हे तेज चीख कमरे में गूंजी। हट जाओ, हटो यहाँ से। ये अनीता नहीं थी, वो रिया थी। अजहान जिसे पीछे हट गया, जिसे किसी ने उसे जोर से धकेल दिया हो। कमरे में बिजली की रोशनी ऑन हुई। दरवाजा खुलने की आवाज आई। बाहर से चचा चाची, अनीता और उसकी माँ अंदर आए। ये क्या हो रहा है? अनीता की माँ तेज आवाज में पूछी। अनीता ने एक नजर रिया पर डाली जो काम रही थी, फिर अजहान पर। उसका चेहरा सख्त हो चुका था। ये सब क्या है अजहान? तुम रिया के कमरे में क्या कर रहे थे? अजहान ने घबरा कर कहा। ये गलती थी, मैं समझा ये तुम्हारा कमरा है, अंधेरा था, गलती। अनीता की आवाज सर्द हो गई। नहीं बड़ी गलती? तुमने रिया के कमरे को मेरा कमरा समझ लिया? रिया खामोश करी थी, चेहरा झुका हुआ, आवाज रोंदी हुई। अनीता की माँ ने फौरन मौका काबू में लिया। मुझे तो पहले ही शक था इस लड़की के इरादे ठीक नहीं। शुरू से ही हमारे बीच आना चाहती थी। बस करें खाला, खुदा का वास्ता है, ये सब गलत फहमी है। अजहान ने वजाहत देनी चाहिए, मगर बात हाथ से निकल चुकी थी। मुझे किसी की भी वजाहत की जरूरत नहीं, अनीता बोली। मैं तुम पर मजीद एतबार नहीं कर सकती। मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ अजी। ये सुनकर चची ने आगे बढ़कर कहा। अनीता, ये ज्यादती है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम खुद समझदार हो। मगर अनीता ने हाथ उठा दिया। नहीं ताई, बस बहुत हो गया। अगर आज ये गलती हुई है तो कल कुछ और भी होगा, और मैं इस रिश्ते को मजीद नहीं निभा सकती। चचा ने अजहान को देखा। वो चुप खड़ा था, शर्मिंदगी से पसीना पेशानी पर चमक रहा था। अगले दिन अनीता अपने फैसले पर कायम रही। उसने अपनी माँ के साथ वकील से राब्ता कर लिया। अजहान ने कई बार बात करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, पर अनीता ना मानी। तुमने मेरा एतबार तोड़ा है ऐसी। जो आदमी अपनी बीवी के होते किसी और के कमरे में दाखिल हो, वो मेरे काबिल नहीं। चची ने कहा। ये सब सिर्फ अना की जंग है, मगर बेटा अजहान, फैसला तुम्हें करना है। अजहान रात को छत पर बैठा देर तक आसमान को देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सिर्फ एक अंधेरे से कमरे की गलती की कीमत अपनी पूरी अज़वाजी जिंदगी से क्यों चुका रहा है। बिलाखिर दबाव, बेइज्जती और अनीता के मुसलसल दबाव के आगे अजहान ने हथियार डाल दिए। 2 दिन बाद तलाक की कागजी कार्रवाई मुकम्मल हुई। अजहान तलाक के बाद चुपचाप रहने लगा। घर में खामोशी के साथ साथ एक सर्द माहौल छा गया। माँ बाप ने बहुत समझाया कि सब कुछ अनीता और उसकी माँ का रचा हुआ खेल था, मगर अजहान के दिल में सिर्फ एक बात बैठ चुकी थी कि रिया की वजह से सब कुछ बर्बाद हुआ। अब्बू, आप मुझे समझाने की कोशिश ना करो। वो अगर इतनी मासूम थी चीखी क्यों? उसे मेरे खिलाफ क्यों कुछ नहीं कहा? वो चाहती तो साफ कह सकती थी ना। अजहान ने सख्त लहजे में कहा। चचा ने गहरी सांस लेते हुए कहा। बेटा, खामोशी हमेशा जुर्म की अलामत नहीं होती। कभी कभी तकलीफ की शिद्दत भी लफ्ज छीन लेती है। अजहान ने नजरें चुला ली। चाची खामोशी से सुन रही थी, फिर आहिस्ता से बोली। तुम्हें रिया से निकाह करना होगा अजहान। अजहान ने चौंक कर माँ को देखा। क्या? हाँ, खानदान की इज्जत बचाने के लिए, और शायद तुम्हारे दिल में जो जहर है वो भी निकालने के लिए। अजहान ने हंसी में बात उड़ाने की कोशिश की, मगर चची ने फैसला सुना दिया था। हमें किसी को जवाब नहीं देना, बस निकाह होगा और साथ ही रुखसती। और अब की बार ये जिद नहीं, फैसला है। निकाह का दिन खामोशी से आ गया। अजहान का दिन नहीं था, मगर वो जानता था कि इस बार बाप पीछे नहीं हटेगा। रिया की आंखें खाली थी, जैसे उसे पता हो कि रिश्ता उसके हक में नहीं, सिर्फ दिखावे का है। एक और नाम है निकाह की रस्म मुख्तसर थी। अजहान ने बेदिली से काजी के अल्फाज सुनाए। किसी ने मुबारकबाद नहीं दी, ना कोई खुशी की रौनक थी। अजहान सीधा कमरे में गया, दरवाजा बंद किया और सिगरेट जलाई। शाम ढल चुकी थी। रिया अरूसी जोड़े में कमरे में बैठी थी, निगाहें नीची, हाथ गोद में रखे। दरवाजा खुला। अजहान अंदर आया, मगर सीधा उसकी तरफ नहीं गया। टेबल पर मोबाइल रखा, फिर अचानक पलटा। चलो मेरे साथ, उसने तलख लहजे में कहा। रिया ने नजरें उठाकर उसे देखा। जी? चुपचाप चलो, सवाल ना करो। अजहार ने उसका बाजू पकड़ा और उसे खींचते हुए टेरेस की जानिब ले गया। बारिश अब कदरे तेज हो चुकी थी। हवा में सर्दी की लहर थी। अजहान ने दरवाजा खोला और रिया को बाहर धकेल दिया। ये तुम्हारी जगह है। आज की रात मेरे कमरे में तुम्हारी कोई जगह नहीं। रिया ने हैरत से उसे देखा, मगर जुबान से कुछ न कहा। वो दरवाजे से टेक लगाकर बैठ गई। बारिश की बूंदें उसके दुपट्टे से रिसकर चेहरे तक पहुंची। कपड़े गीले हो रहे थे, मगर वो हिली नहीं।
आंखें बंद की और सांस लेना जारी रखा। अदर इजहान ने सिगरेट का एक और कश लिया। बाहर टपकती बारिश और अंदर की खामोशी एक दूसरे का अक्स बन चुकी थी। रात के दूसरे पहर अचानक उसे जैसे कुछ महसूस हुआ। वो उठा, दरवाजे की तरफ गया और टेरेस का दरवाजा खोला। रिया अब भी वही थी, मगर उसकी गर्दन एक तरफ झुकी हुई थी, आंखें बंद, चेहरा बेजान। रिया, अजहान ने करीब जाकर उसे हिलाया। कोई जवाब ना आया और उसके हाथ ठंडे हो चुके थे। अजहान ने चुपकर उसे बाहों में उठाया और अंदर ले आया। अम्मा, वो चिल्लाया। अम्मी, रिया बेहोश हो गई है। चची कमरे में आई और रिया को देखते ही समझ गई कि कुछ ज्यादा ही हो चुकी है। तुमने क्या किया इसके साथ? उन्होंने गुस्से से पूछा। अजहान कुछ न बोला, वो बस रिया को कंबल में लपेट रहा था। गर्म पानी का प्याला ले आया, चची दवाइयां ले आई। रिया तप रही थी, बुखार ने इसकी नाजुक वजूद को घेर लिया था। सारी रात अजहान जागता रहा। रिया की पेशानी पर गीला कपड़ा रखता, पानी पिलाता, मगर एक पल के लिए भी सुकून न आया। वो ये सोचता रहा कि क्या ये निकाह वाकई सिर्फ सजापन कराया है या किस्मत ने उसके हाथों कुछ और लिख दिया है। प्रिया अब होश में आ चुकी थी, मगर कमजोरी अभी बाकी थी। अजहान अपने ऑफिस जाने से पहले उसके लिए दवाई और सूप रख जाता। बगैर कुछ कहे तीमारदारी का अमल जारी था, मगर उसमें किसी जज्बे की झलक ना थी। दवाई वक्त पर ले लेना, वो रोजाना की तरह दरवाजे से निकलते हुए कहता, और कमरा साफ रखना। मुझे गंध बर्दाश्त नहीं। रिया सर हिला देती या आहिस्ता से जी कह देती, फिर खामोशी से बिस्तर पर लेट जाती। चची कभी कभार आ जाती और उसका हाल पूछती। कुछ वक्त गुजार कर वो वापस चली जाती। अजहान दिनों इन घर में कम वक्त गुजारता, मगर जब भी आता उसके चेहरे पर हमेशा एक थकन और तलखी का इम्तजाज होता। एक शाम वो घर आया तो रिया घर में झाड़ू लगा रही थी। अजहान ने दरवाजा खोला तो जूते उतारते हुए नजर उस पर पड़ी। ये क्या हाल बना रखा है? तुम बीमार हो या ड्रामा कर रही हो? सफाई भी नहीं आती तुम्हें? उसने खफगी से कहा। रिया ने कोई जवाब ना दिया, बस झाड़ू रखकर खामोशी से एक तरफ हो गई। मेरी शर्ट्स कहाँ रख दी है? वो नीला वाला सूट कहाँ गया? कपड़ों में अलमारी के दूसरे खाने में। रिया की आवाज मध्यम थी। ऊंचा बोलो, तुम्हें बोलना आता भी है या सिर्फ सर झुकाने का ही फन आता है? रिया ने लब हिलाया, मगर कुछ कह न सकी। अजहार ने गुस्से से अलमारी खोली, कपड़े निकाले, फिर दरवाजा बंद करके बाहर निकल गया। अगले दिन नाश्ते की मेज पर चची ने आहिस्ता से पूछा, रिया बेहतर है अब? जी अम्मा, ठीक है। अजहार ने सर झटक कर कहा। क्या होना है? हर वक्त खामोश रहने वाली चीज को क्या ही फर्क पड़ता है? चची ने नजरें झुका ली। वो जानती थी कि अजहान इस वक्त किसी से भी हकीकत सुनने का मुतहम्मिल नहीं रहा। रिया अब थोड़ी देर बेहतर हो चुकी थी, मगर छोटे मोटे काम संभाल लेती, मगर अजहान की मौजूदगी में जैसे हर चीज की रफ्तार सुस्त हो जाती। वो जब भी कुछ करने लगती, अजहान उस पर तंज का मौका ढूंढ लेता। चाय बनाती है? अजहान ने एक शाम आकर पूछा। जी बनाती हूँ। रिया ने लपक कर चाय रखी। ये चाय है या गर्म पानी? जायका भी है या सिर्फ रंग? रिया ने चाय वापस लेने की कोशिश की, मगर जहान ने कप वापस टेबल पर पटक दिया। तुमसे कुछ ढंग से होता भी है? घर की इज्जत पर नहाई हुई काम बिगाड़े। रिया खामोशी से कप उठाकर किचन में चल गई। चची ये सब देख रही थी, मगर अब वो कुछ कहने से ग्रेज करने लगी थी, क्योंकि हर बात अजहान के गुस्से को और बढ़ा देती। एक रात अजहान देर से वापस आया, दरवाजा जोर से बंद किया, जूते फेंके और कमरे में आया तो रिया नींद में थी। रोशनी मध्यम थी, कमरे में सुकून था। ये क्या आराम है? काम खत्म हो गया सब? अजहान ने जोर से कहा। रिया चौंक कर उठी, बैठी। जी माफ कीजिएगा, मुझे नींद आ गई थी। नींद? तुम तो जैसे बीमार हो, शहजादी बन गई हो। खाने के बर्तन धुले, बाहर के पर्दे उतारे? जी वो सुबह कर दूंगी। रिया ने हिचकिचाते हुए कहा। नहीं अभी। अजहार ने सख्ती से कहा। मैं तुम्हें बता दूं, मेरे कमरे की बात है, अगर बाहर गई तो मैं वो कर गुजरूंगा जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं। रिया ने आहिस्तगी से सर हिलाया। अजहान को जैसे यकीन ना आया, वो करीब आकर बोला, समझी तुम? ये सब क्या ही दफन रहेगा? रिया की आंखें भीग गई, मगर वो बोली कुछ नहीं। वो जानती थी कुछ भी कहना मजीद जिल्लत का सबब बनेगा। सुबह के वक्त अजहान नाश्ते की टेबल पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। रिया ने नाश्ता रखा तो वो बोला, अच्छा है, कम से कम नाश्ते में नमक तो ठीक रखा है। लेकिन हाँ, खिचड़ी की तरह मत बोलो, लोगों को लगेगा कि मैं गूंगी से शादी कर बैठा हूँ। चची ने कड़क कर अजहान को देखा। इतनी नफरत है तो सांप को? बेचारी को रोज तानों की क्या जरूरत है? अजहान ने अखबार एक तरफ रख दिया। मैं कोई झूठी मोहब्बत नहीं दिखा रहा जैसे अक्सर लोग दिखाते हैं। सच यही है कि रिश्ता मेरे लिए मजबूरी है, और मैं मजबूरी से जज्बात नहीं रखता। रिया ने प्लेट उठाई और खामोशी से अंदर चले गई। उसके कदमों में भी कोई जिंदगी नहीं थी, जैसे सिर्फ फर्ज अदा करने आती हो और फिर वापस सुनाटे में लौट जाती हो।
اس دن شام ڈھل چکی تھی، بازار کی روشنیاں چمک رہی تھی۔ اذہان ایک دوست کے ساتھ ریسٹورنٹ گیا تھا، بزنس میٹنگ کی بات تھی۔ ویٹر اسے اندر لے گیا۔ ہال میں نظر دراتے ہوئے اچانک اس کی نگاہ ایک کونے کی میز پر جا ٹھہری۔ وہاں انیتا بیٹھی تھی، سرخ لباس، کھلی ہنسی، اور اس کے سامنے ایک اجنبی مرد، دونوں میں بے تکلسی جیسے پرانے شناسا ہو۔ اذہان کے قدم جیسے رک گئے، سینے میں ایک گرم لہر اٹھی۔ اس نے موبائل نکالا، نمبر ڈائل کیا، پھر خود ہی منقطع کر دیا۔ انیتا کو دیکھ کر وہ پلٹا اور ریسٹورنٹ سے باہر نکل گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ گھر پہنچا تو رات ہو چکی تھی۔ دروازہ زور سے بند کیا۔ کمرے میں داخل ہوا تو ریا کتاب پڑھ رہی تھی۔ اسے سر اٹھایا، اذہان کے چہرے پر کچھ تلاش کیا، مگر وہ بغیر کچھ کہے اس کے قریب آیا۔ میرے لیے چائے بنا کرنا، اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ ریا فوراً اٹھی، چائے بنانے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد چائے کا کپ لے آئی اور میز پر رکھ دیا۔ اذہان نے ایک گھونٹ بڑا، پھر اچانک کپ زمین پر پٹک دیا۔ ریا چونک گئی، زمین پر چائے بکھر گئی۔ ٹوٹا ہوا کپ دائیں طرف جا گرا۔ یہ چائے ہے یا زہر؟ کچھ ڈھنگ سے کرنا نہیں آتا تمہیں؟ اذہان نے غصے سے کہا۔ ریا نے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ لبوں تک آ کر رک گئے۔ آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اور یہ چہرہ کیوں لٹکایا ہوا ہے جسے تمہاری غلطی پر میں معافی مانگوں؟ اذہان کی آواز بلند ہوتی گئی۔ پھر ایک لمحے میں ہاتھ اٹھا اور ریا کے گال پر تھپڑ پڑا۔ ہوا جیسے تھم گئی۔ ریا نے سر جھکا لیا، ہاتھ چہرے پر رکھا۔ آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے مگر وہ کچھ نہ بولی۔ اذہان پلٹ کر کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ باہر اندھیری رات پھیلی ہوئی تھی۔ وہ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتا رہا مگر اندر کہیں طوفان سا مچا ہوا تھا۔ اگلی صبح ریا کچن میں ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ چچی اندر آئی۔ بیٹا، گال پر کیا ہوا؟ ریا نے جلدی سے دوپٹہ کھینچ کر گال ڈھانپ لیا۔ کچن میں ہاتھ رکھ گیا تھا۔ چچی نے کچھ کہنا چاہا مگر ریا نے آنکھوں سے منع کر دیا۔ چچی سمجھ گئی۔ وہ خاموشی سے پلٹ گئی۔ اسی شام اذہان واپس آیا، ریا کو پکارا، تیار ہو جاؤ، سامان پیک کرو۔ ریا حیران ہوئی، کہاں جانا؟ سوال نے صرف عمل کرو۔ ریا نے سادہ سے 2-3 جوڑے بیگ میں رکھے۔ چاچی نے پوچھا تو اذہان نے کہا کہ بزنس میٹنگ ہے، کچھ دنوں کے لیے دوسرے شہر جا رہا ہوں، ریا ساتھ جائے گی۔ چچی نے اس بات میں سر ہلا دی مگر ان کے چہرے پر تشویش واضح تھی۔ راستے بھر اذہان نے کوئی بات نہیں کی۔ ریا خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ وہ شہر چھوٹتا جا رہا تھا، راستے لمبے ہوتے جا رہے تھے۔ شہر کے ایک سنسان کونے میں ایک 2 کمروں کا اپارٹمنٹ تھا، سادہ، تنہا اور دنیا سے الگ۔ یہاں اترو، اذہان نے کار روک کر کہا۔ ریا نے خاموشی سے بیگ اٹھایا اور پیچھے چلی۔ اپارٹمنٹ کے اندر فرنیچر کم تھا لیکن ضروری اشیاء موجود تھی۔ یہی ہے تمہارا نیا گھر، یہاں ہم دونوں، ریا کی آواز لڑکی، ہم دونوں؟ اذہان نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، نہیں، تم اور تمہاری خاموشی، اور میں جب چاہوں جہاں چاہوں۔ ریا نے نظریں جھکا لی۔ دن کا آغاز کھڑکی سے باہر دیکھنے سے ہوتا اور اختتام اذہان کی آواز پر ہوتا، کبھی غصے سے بڑی، کبھی حکم دینے والی، کبھی طنز پہ لپٹی ہوئی۔ فون کی گھنٹی بجتی تو اذہان کال اٹھاتا اور ریا کے ہاتھ میں تھما دیتا، جو کہوں وہی بولنا۔ ایک دن چچی کی کال آئی۔ اذہان نے بول ریا کو دیا، کیسی ہو بیٹا؟ ریا نے ہونٹ سختی سے بجھتے پھر اذہان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بغیر بولی، جی تائی، میں بالکل خیریت سے ہوں۔ اذہان بہت خیال رکھتے ہیں۔ اذہان نے سر ہلایا، مطمئن ہوا اور فون واپس لے لیا۔ دن کا آغاز اب خاموشی سے نہیں، حکم سے ہوتا تھا۔ دروازہ کھولو، صفائی کرو، شام تک باتھ روم چمکتا نظر آنا چاہیے۔ اذہان نے دروازہ کھولتے ہی کہا۔ ریا خاموشی سے اٹھی۔ آنکھوں میں نیند ابھی بھی باقی تھی مگر چہرے پر بیزاری کا شائبہ تکلا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کسی بات پر ردعمل دینا ایک نئی آفت کو دعوت دینا ہے۔ اپارٹمنٹ اب اذہان کے لیے تفریح گاہ بن چکا تھا۔ وہ باہر سے دوستوں کو لے آتا، مہمانوں کے لیے ریا کھانا بناتی، صفائیاں کرتی، پھر خاموشی سے کسی کونے میں بیٹھ جاتی۔ ایک دن دوپہر کے وقت دروازہ کھلا اور ایک خوش شکل لڑکی اندر داخل ہوئی، لمبے بال، چمکتی مسکراہٹ، مغربی لباس۔ اذہان پیچھے تھا، اس کے ہاتھ میں کولڈ ڈرنک کی بوتل تھی۔ ریا، ان کے لیے پاستا بناؤ اور چائے بھی، اور ہاں، روم صاف کرو، مہمان آئی ہے۔ ریا نے مختصر جی میں جواب دیا اور کچن کی جانب بڑھ گئی۔ لڑکی اندر کمرے میں چلی گئی۔ دروازہ بند ہوا۔ ریا چائے تیار کر رہی تھی، تبھی اندر سے ہنسی کی آواز آئی، ازی تم بہت بدلے ہو پہلے سے، اتنے سنجیدہ ہوتے تھے۔ لڑکی کی آواز واضح تھی۔ ریا نے چائے کے کپ ٹرے میں رکھے اور ہاتھ میں تھام کر کمرے کے دروازے تک پہنچی۔ ہلکا سا دروازہ کھولا، اندر نظر ڈالی۔ اذہان بیڈ پر نیم دراز تھا، لڑکی اس کے قریب بیٹھی تھی۔ رکھ دو میز پر اور نکل جاؤ، اذہان نے ریا کو دیکھ کر کہا۔ ریا نے سر جھکایا، ٹرے رکھی اور خاموشی سے واپس پلٹ گئی۔
उसी शाम अजहान ने सोफे पर बैठे हुए टीवी ऑन किया और रिया को पुकारा, क्या बनाया खाने में? आलू गोश्त। आजकल हर तीसरे दिन आलू गोश्त क्यों? तुम्हारे दिमाग में कुछ नया नहीं आता? रिया ने धीरे से कहा, जो कुछ रखा है वही बनाया है। बाहर जाकर ले आती कुछ। मैं हर चीज तुम्हें ला कर दूं? अजहान ने काले गिलास टेबल पर पटक दिया। चुप रही और वापस पलट गई। एक दिन रिया ने खिड़की से बाहर झांका। गली में बच्चे खेल रहे थे। हंसी की आवाज आई तो उसका दिल चाहा कि चंदमो के लिए नीचे जाकर वो मासूम शोर सुन ले, मगर दरवाजा अंदर से बंद था। चाबी हमेशा अजहान के पास होती थी। अगली रात जब अजहान वापस आया, उसके साथ एक नई लड़की थी। इस बार उसने इसे किचन में ही रोक दिया। रिया उनके सामने कोई ऊंची आवाज न निकाला, तुम बस नौकरानी हो, समझी? रिया ने इस बात में सर हिलाया। उसके चेहरे पर कोई तब्दीली न थी, ना हैरानी, ना अफसोस, ना बेबसी। लड़की ने रिया को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। ये तुम्हारी हाउस कीपर है? अजहान ने हंसते हुए कहा, हाँ, थोड़ी चुप रहती है मगर काम अच्छा करती है। लड़की हंसी, चलो अच्छा है, मुझे बोलने वाली नौकरानियां पसंद आई। रिया ने वो रात पर किचन में बैठकर गुजारी। सुबह जब अजहान बेदार हुआ, रिया नाश्ता बना चुकी थी। उसने चाय रखी और कमरे से बाहर चली गई। अजहान ने कप उठाया और एक घूंट पड़ा, फिर लम्हे भरकर रुक गया। चाय में नमक था। वो उठा और किचन की तरफ गया, मगर रिया वहीं बैठी थी, हाथ में छोटा सा कुरान पाक। आंखें झुकी थी। चाय में नमक क्यों था? अजहान ने सख्त लहजे में पूछा। रिया ने कुरान पाक बंद किया, आहिस्ता से बोली, गलती हो गई होगी। अजहान ने गौर से उसे देखा, फिर पलक गया। उसके कदमों की चाप सुनाई देती रही, यहाँ तक कि दरवाजा बंद होने की आवाज आई। रिया ने दोबारा कुरान पाक खोला और पढ़ना शुरू कर दिया। एक नई कैद का दिन वही पुराना सुकूत देकर फिर से शुरू हो गया। अपार्टमेंट की घड़ी रात के 2 बजा रही थी। कमरे में नेम अंधेरा था। अजहान सोफे पर लेटा अपनी पेशानी पर हाथ रखे तेज सांसें ले रहा था। जिस्म में कपकपी दौड़ रही थी। बुखार आहिस्ता आहिस्ता पूरे बदन को लपेट चुका था। दुपट्टा ओढ़े कमरे की दहलीज पर बैठी लिया उसके सिसकते अंदाज को देख रही थी। दरवाजा बंद करो, ठंड लग रही है, अजहान ने बमुश्किल कहा। रिया उठी और खामोशी से दरवाजा बंद कर दिया। हीटर ऑन किया, फिर किचन की जाने पड़ गई। पानी गर्म करके प्याले मिलाई, कपड़ा भिगोकर अजहान की पेशानी पर रख दिया। अजहान ने एक झटके से उसका हाथ पकड़ किया। छोड़ो मुझे, तुम्हारी जरूरत नहीं है। रिया पीछे हटी, लेकिन प्याला वहीं रखा। कुछ लम्हे बाद वो दोबारा करीब आई। कपड़ा बचा। इस बार भी अजहान ने उसे घूरा, मगर कुछ न कहा। दवाई दे दूं? रिया ने आहिस्ता से पूछा। हाँ दे दो, मगर मुझसे दूर रहना। रिया ने गोली पानी के साथ दी। उसके सराहने बैठ गई। कितनी बार कहा है कि मुझसे फासले पर रहा करो, तीमारदारी करने का ड्रामा मत करो। मैं मर भी गया तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। अजहान की भारी आवाज हो चुकी थी। रिया ने कुछ नहीं कहा, बस हाथ में कंबल थामे उसे पाँव से ढांपने लगी। कुछ लम्हे वो खामोशी बैठा रहा, फिर बोला, तुम्हें कुछ महसूस होता? दर्द, गुस्सा, नफरत या कुछ भी? या तुम वाकई पत्थर हो? रिया की नजरें नीची रही। वो उसकी बातों का जवाब देना नहीं चाहती थी। कुछ कई दिनों से वो महसूस कर रहा था कि बातें रिया पर कोई असर ही नहीं छोड़ती। जैसे वो सुन तो रही हो, मगर अंदर कुछ भी हरकत ना कर रहा। बोलो ना, चुप क्यों हो कब हर वक्त? चीखो, चिल्लाओ, इल्जाम लगाओ, तुम भी इंसान हो, कुछ तो कहो रिया। रिया ने सिर्फ इतना कहा, आप आराम करें। ये जवाब अजहान के लिए बदतरीन शिकस्त जैसा था। वो चाहता था कि रिया बोले, वो भी जख्म दे, कोई लफ्ज ऐसा कहे जो अजहान को चुभे, ताकि उस पर अपनी नफरत साबित कर सके। लेकिन यहाँ तो जैसे कोई दीवार थी, साकित, खामोश और साबित कदम। अगली सुबह अजहान की तबीयत मजीद बिगड़ गई। रिया ने उसे सूप बना कर दिया। वो देख कर बोला, जहर तो नहीं मिला है इसमें? रिया ने बस हाथ आगे बढ़ा दिया। अजहान ने प्याला ले लिया, एक चम्मच लिया, फिर बोला, बस करो, अब मेरा हालत भी तुम्हारी खामोशी से बढ़ गया है। रिया ने कोई रद्दमल नहीं दिया। दोपहर को जब अजहान सो रहा था, रिया ने उसके कपड़े धो दिए, कंबल धूप में डाल दिया, दवाई वक्त पर रखी, कमरा समेटा। शाम को अजहान की आंख हुई। सर में हल्का सा दर्द था। पानी मांगा, रिया ने फौरन दिया। ये सब क्यों कर रही हो? मुझसे हमदर्दी जताने की जरूरत नहीं है, तुम कोई नर्स नहीं हो रिया। ये सब सिर्फ आपकी सेहत के लिए है। अजहान हंसा। तुम्हें मेरी सेहत की फिक्र होने लगी? अजीब बात है, जिसे मैंने कैद कर रखा है वो मेरी खिदमत कर रही है। तुम जैसे लोग सब बर्दाश्त करते हैं, इसीलिए नहीं कि दिल बड़ा होता है, बस अंदर कुछ बाकी नहीं रहता। वो खामोशी से वापस किचन में चली गई। कुछ देर बाद फिर वापस आई। हाथ में सर दबाने का तेल था। क्या कर रही हो? अजहार ने बदसन लहजे में पूछा। सर दर्द में आराम आ जाता है। इसे छोड़ो, मेरे सर को हाथ मत लगाना। लेकिन अगले ही लम्हे उससे खुद ही पीछे होकर कहा, चलो दबाओ, शायद कुछ सुकून मिल जाए।
रिया ने आहिस्ता आहिस्ता उसका सर दबाना शुरू किया। उसकी उंगलियों का लम्स हल्का था मगर पुख्ता। अजहान ने आंखें बंद की और कुछ देर बाद नींद में चला गया। रात को अजहान ने पानी मांगा, रिया ने पानी पिलाया, कंबल ठीक किया। क्या पता है, तुम चुप रहकर भी अजियत देती हो, वो नीम जागती हुई हालत में बोला। रिया ने पलट कर नहीं देखा, बस रोशनी बदन थी और खुद कमरे के एक कोने में जमीन पर बैठ के। 2 दिन हो चुके थे, बुखार उतर चुका था। अजहान अब बेहतर महसूस कर रहा था, मगर रिया की खामोशी और खिदमत के बदले उसके लहजे में नरमी नहीं आई, बल्कि और भी अजीब रवैया इख्तियार करने लगा। कभी किचन में उसे बुला लेता, कभी खुद ही तन्हाई में बैठा रहता, और जैसे ही रिया कुछ कहती या खामोशी से काम करने लगती, वो इस पर चढ़ दौड़ता। एक दिन बाजार से वापस आकर जहान ने कहा, ये कुछ कपड़े लाया हो तुम्हारे लिए, पुराने कपड़े देखकर शर्मिंदगी होती है, पहन लेना। और हाँ, एतराज की कोई गुंजाइश नहीं। कपड़ों में ज्यादातर फिटिंग वाले सूट थे। रिया ने चुपचाप कपड़े रख दिए, दिल चाह के वापस कर दे, मगर कुछ कहा नहीं। 2 दिन बाद कपड़ों की किल्लत के बायस रिया ने उनमें से एक सूट पहन लिया, जामनी रंग का, जिस्म से कदरे चिपका हुआ। पहले तो उसने खुद को आईने में देखकर शर्मिंदगी महसूस की, लेकिन फिर खुद को समझाया कि ये मजबूरी है। कमरे से बाहर आई तो जहान ने एक नजर डाली और मुस्कुराया, तंज भरी मुस्कुराहट। ओह वाह, आखिरकार तुम्हें भी अंदाज का शऊर आ गया। यह मुझे लुभाने के लिए खास मेहनत की है। रिया का चेहरा सुर्ख हो गया। वो पलटने ही लगी थी कि जहान ने फिर कहा, दिल तो कर रहा है कि तस्वीर खींच लो। तुम्हारी आंखों में पहली बार कुछ मुख्तलिफ है, शायद चाहत। रिया की बर्दाश्त की हद खत्म हो गई थी। उसने पलटकर आंखों ही आंखों में पहली बार जवाब दिया, मुझे ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे शख्स से गिन खाती हूँ जो ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर गंदा हो चुका है, बल्कि जहनी तौर पर भी बीमार है। कमरे में सुनाटा छा गया। जहान को लगा जैसे किसी ने उसके चेहरे पर तेज धार तलवार फेर दी हो। उसने कुछ लम्हे रिया को घूरा, फिर पलट कर कुर्सी पर बैठ गया। रिया ने दुपट्टा ठीक किया और खामोशी से किचन की जानिब चली गई। उस रात अजहान छत पर देर तक बैठा रहा। सिगरेट सुलगाकर वो हर कश के साथ खुद से सवाल करता रहा, उसे वाकई घिन आती है मुझसे, या ये बस मेरे तर्ज अमल का रद्द अमल है। नीचे कमरे में रिया बिस्तर पर लेटी थी, आंखें खुली थी। वो जानती थी कि आज कुछ टूटा है, शायद अजहान का वो घमंड कि उसे कभी जीत नहीं सकता, और यही पहली जीत थी। रिया की खामोश जंग की कमरे में सुनाटा गूंज रहा था, जैसे दीवारों ने वो जुमला सुन लिया हो जो अजहान ने कभी खुद से भी नहीं सुना था। मुझे तुमसे घिन आती है, ये रिया का पहला और आखिरी जुमला बनकर रह गया था, मगर अजहान के अंदर कुछ इस तरह व्यवस्थ हो गया कि उसने खुद को किसी और ही रूप पर धकेल दिया। अगली सुबह वो खामोश रहा, मगर खामोशी किसी तूफान से पहले की तरह थी। रिया ने हंसपे मामूल नाश्ता बनाया, कमरा साफ किया, मगर जहान ने कुछ न कहा न सुना। फिर रात आई, कमरे का दरवाजा बंद हुआ। रिया अपने बिस्तर पर सोने की तैयारी कर रही थी कि जहान अंदर आया। उसकी आंखों में एक वहशत सी थी। वो नजरें नहीं मिला पा रहा था, मगर अंदाज में एक सीख, एक जुनून था। तो तुम्हें मुझसे घिन आती है, उसने दरवाजा बंद करते हुए कहा। रिया ने चौंक कर उसे देखा। मैंने वो बात गुस्से में कही थी। अजहान करीब आया। अब तुम जितना चाहो सफाइयाँ दो, देर हो चुकी है। अब मैं देखता हूँ कि तुम कब तक मुझसे गिन खाती रहती हो। रिया पीछे हटने लगी, लेकिन अजहान ने बाजू पकड़कर खींच लिया। उस रात के बाद वह कुछ बदल गया। रिया की आंखों में खौफ उतर आया। वो मज़ाहमत करती तो अजहान और मुश्तिल हो जाता। वो बोलती तो ताना सुनती, चुप रहती तो वहशत सहती। दिन भर मामूल के काम और रात एक अजियतनाक मरहला। एक हफ्ते में रिया का चेहरा मुरझा गया। कमरे की खिड़की से बाहर झांकने का भी दिल नहीं करता था। अजहान हर दिन में गुस्से के साथ आता, किसी बात पर उलझता, फिर अपना गुस्सा निकालकर पुरसुकून हो जाता। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? वो एक रात बोला नहीं, तुम्हें वही मिलेगा जो तुमने मेरे साथ किया। रिया ने नजरें झुका ली। एक दिन उसने बात करने की कोशिश की, मुझे वापस जाने दे, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी। अजहान ने हंसकर कहा, अब तुम वापस जाओगी तो सब कुछ बताओगी, मासूम बनकर हमदर्दी लोगी। नहीं, अब तुम यही रहोगी, तब तक रहोगी जब तक मैं चाहूंगा। कुछ हफ्ते यूं ही गुजर गए। रिया की तबीयत खराब रहने लगी। नाश्ता करते ही केक, कमजोरी और हर वक्त जिस्म का दर्द। पहले तो वो समझती रही कि सिर्फ दबाव का असर है, मगर एक दिन वो बेहोश होकर गिर गई। तो जहां ने करीबी क्लिनिक ले जाने का फैसला किया। डॉक्टर ने चंद टेस्ट किए और कुछ देर बाद आकर खबर दी, मुबारक हो, आपकी बीबी माँ बनने वाली है। अजहान के कदम जैसे जमीन से जुड़ गए। रिया ने नजरें झुका ली। क्लिनिक से वापसी तक दोनों के दरमियान खामोशी थी। घर पहुंचते ही जहान सीधा कमरे में गया, दरवाजा बंद किया और लंबी सांस लेकर सोफे पर बैठ गया। वो बाप बनने वाला था,
ایک ایسا انسان جو پچھلے کئی ہفتوں سے ایک عورت کو قید میں رکھے اسے صرف اپنی ضد کی تسکین کے لیے استعمال کرتا رہا۔ چند دن بعد اچانک دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ ریا دروازے کی طرف پڑی مگر اذہان پہلے پہنچ چکا تھا۔ دروازہ کھولا تو چچی اور چچا سامنے کھڑے تھے۔ کافی دن سے فون پر ریا کی آواز نہیں سنی، اس لیے خود آ گئے، چچی نے کہا۔ اذہان نے انہیں اندر بلایا۔ رسمی مسکراہٹ کے ساتھ ریا کو دیکھ کر چچی کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ سیدھا اس کے پاس آئی۔ یہ کیا حال ہو گیا تمہارا؟ اتنی کمزور کیوں ہو؟ ریا کچھ بولنے لگی مگر اذہان نے بیچ میں کہا، طبیعت خراب تھی، ابھی معلوم ہوا کہ پریگننٹ ہے، اس لیے تھوڑی کمزور ہے۔ چچا نے سنجیدگی سے اذہان کو دیکھا۔ ہم ریا کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، کچھ دن آرام کرے گی، بہتر ہو جائے گی تو واپس آ جائے گی۔ اذہان کچھ کہنا چاہتا تھا مگر چچی کی نظروں میں اس دن وہ عزم تھا جو برسوں خاموشی سے دبا رہا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ ریا کو سمیٹ کر لے جایا گیا۔ واپسی کی کوئی یقین دہانی نہیں لی گئی۔ اذہان دروازے پہ کھڑا رہا اور ریا پہلی بار اس اپارٹمنٹ سے باہر نکلی جسے وہ قید خانہ سمجھتی تھی۔ گھر سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ریا کو گئے 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ اذہان نے روزانہ صبح دفتر جاتا، شام کو واپس آتا، کھانا مائکرو ویو میں گرم کرتا اور بغیر کسی سے بات کیے بستر پر لیٹ جاتا۔ ایک شام جب آفس سے نکلا، گاڑی میں بیٹھتے ہی موبائل پر ایک نام چمکا، انیتا۔ پلکیں جھپکی، سانس ساکت ہوا اور انگلی کال بیک پر رک گئی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے کال ریسیو کی۔ ہیلو۔ انیتا کی آواز ہلکی سی لرزتی ہوئی تھی۔ اذہان نے جواب نہیں دیا۔ میں جانتی ہوں مجھے تمہیں فون نہیں کرنا چاہیے تھا مگر مجھ سے رہا نہیں گیا۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد انیتا کی آواز دوبارہ ہو گئی۔ ازی، تمہیں چھوڑنا میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں نے سوچا سب بھول جاؤں گی، نئی زندگی شروع ہو جائے گی، مگر دل نہیں مانا۔ اذہان نے انکار پڑا۔ اور تمہارا شوہر کو کب پتہ چلا کہ تمہارا دل اب بھی میرے پاس؟ جب اس نے میرا فون دیکھا، جب اسے یہ سمجھ آیا کہ میں تم سے مکمل الگ نہیں ہو پائی، تب وہ غصے میں آ گیا اور طلاق دے دی۔ اذہان نے گاڑی سٹارٹ کی، سگریٹ سلگایا اور دھوئیں کے ساتھ بولا، تو اب تم واپس وہیں آنا چاہتی ہو جہاں سے گئی تھی؟ نہیں عظیم، میں واپس تعلق نہیں مانگ رہی، بس تمہیں یہ بتانے آئی ہوں کہ دل میں آج بھی تم ہو۔ اگر تم چاہو تو میں انتظار کر سکتی ہوں۔ اس رات اذہان نیند میں سو نہیں پایا۔ چھت کو تکتے وہ دیر تک سوچتا رہا۔ اگلے دن اس نے انیتا کو میسج کیا، بچے کی پیدائش کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ چند دیر بعد اس نے والدین کو بٹھا کر کہا، میں نے فیصلہ کر لیا کہ ریا کو طلاق دے رہا ہوں۔ انیتا واپس آئی ہے۔ سچی کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کیا کہا تم نے؟ آپ نے سنا میں صرف اس بچے کے پیدا ہونے کا انتظار کر رہا، اس کے بعد یہ زبردستی کا رشتہ ختم ہوگا۔ چچا نے غصے سے مٹھیاں بیچ لی۔ یہی تھا تمہارا اصل چہرہ؟ تم نے اس بچی کو رلایا، جسمانی اور ذہنی اذیت دی، اور جب وہ ماں بننے والی ہے تو تم اسے ٹھوکر دے رہے ہو؟ اذہان نے ٹھنڈی آواز میں کہا، میں صرف اس رشتے سے باہر نکل رہا ہوں جس میں کبھی دل شامل ہی نہیں تھا۔ چچی آگے بڑھی، اور وہ بچہ وہ کس کا ہے؟ تمہارا ہی ہے نا؟ پھر یہ کیسا انصاف ہے؟ اس کی پرورش آپ لوگ کر لیجیے، میں خرچہ دیتا رہوں گا۔ یہ سن کر چچا کا چہرہ طریق ہو گیا۔ تم جیسے بیٹے پر افسوس ہے مجھے۔ اذہان، آج کی بات میرے لیے تم مر گئے ہو۔ چچی نے اذہان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اور میں جو ہر بار تمہاری حمایت کرتی تھی، آج ریا کے ساتھ کھڑی۔ گھر میں ایک عجیب سناٹا چھا گیا۔ اذہان کے لیے دروازے بند ہو گئے، صرف انیتا کی آواز باقی رہ گئی تھی جو روز فون پر اس سے مستقبل کے خواب بننے لگی تھی۔ ایک دن انیتا نے کہا، میں چاہتی ہوں تم مجھے پھر ویسا ہی چاہو جیسے پہلے چاہتے تھے۔ میں نے بہت کچھ کھویا ایسی، اب صرف تمہیں پا کر خود کو محسوس کرنا چاہتی ہوں۔ اذہان نے جواب دیا، تمہارے لیے سب کچھ کروں گا، بس تھوڑا وقت دے دو۔ ریا کے ساتھ کچھ فارمل معاملات باقی ہیں۔ ریا کے پاس یہ سب پہنچ چکا تھا۔ اس نے چچا سے کہا، ابو، اذہان اگر راضی نہیں تو مجھے اس پر جبر نہیں چاہیے۔ بچے کی پیدائش کے بعد طلاق لے لوں گی، مجھے زبردستی ساتھ رکھنے سے فائدہ نہیں۔ چچا نے پوچھا، تمہیں کوئی گلا نہیں؟ ریا نے سر جھکا کر کہا، گلا ان سے ہوتا ہے جن سے امید ہو، یہاں تو صرف صبر ہے، اور بس وہی کافی ہے۔ چچی اور چچا نے خاموشی اختیار کر لی، مگر دل میں اذہان کے لیے محبت اور تعلق جو کبھی تھا وہ مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ دفتر کی کھڑکی سے باہر دیکھتے اذہان خود سے مطمئن نظر آ رہا تھا۔ انیتا روز فون کرتی، دن میں 3 بار اس کے لیے تصویریں بھیجتی اور رات کو ویڈیو کال پر مستقبل کی باتیں کرتی۔ اذہان کو لگتا کہ سب کچھ دوبارہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ دوپہر کے وقت استقبالیہ سے کال آئی، سر، ایک صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بات ضروری ہے۔ نام کیا بتا؟ عارش، انیتا کے شوہر تھے۔ اذہان چونکا مگر فوراً کہا، بھیج دو اندر۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک خاموش مگر متحرک شخص اندر آیا۔ لباس سادہ مگر آنکھوں میں عجیب سا سکون۔ آپ سے چند منٹ چاہوں گا،
بات کرنا۔ عارش نے کرسی کھینچ کر بڑھتے ہو کہا، کیا بات ہے؟ اذہان نے الجھے لہجے میں کہا۔ عارش نے جیب سے موبائل نکالا، اسکرین آن کر کے ایک ویڈیو پلے کر دی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ویڈیو میں انیتا ایک ریسٹورنٹ میں کسی مرد کے ساتھ بیٹھی تھی، ہاتھوں میں ہاتھ کہہ تصویریں، اور ایک لمحے میں منظر تبدیل ہوا۔ کمرہ، غربت اور کچھ ایسا جس نے اذہان کو ساکت کر دیا۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ اذہان نے موبائل پر ہاتھ مارنا چاہا لیکن عارش اس نے موبائل پیچھے کھینچ لیا۔ میرے پاس صرف ویڈیوز نہیں ہیں، چیٹ، اسکرین شاٹس، لوکیشن ڈیٹیل، سب کچھ ہے۔ میں نے نیتا کو اس لیے طلاق نہیں دی تھی کہ وہ تمہارے بارے میں سوچ رہی تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ کسی دوسرے کے ساتھ بھی دل لگا بیٹھی تھی، اور جب پکڑی گئی تو تمہارا نام استعمال کر کے ہمدردی خریدتی۔ اذہان کا رنگ زرد ہو گیا۔ تمہیں کیسے یقین ہوا کہ وہ کسی اور کے ساتھ ہے؟ عارش نے پرسکون انداز میں کہا، کیونکہ سچ زیادہ دیر چھپتا نہیں ہے اور میں جذباتی نہیں تھا۔ میں نے ثبوت تلاش کیے، الزام نہیں لگایا۔ اذہان چند میں خاموش رہا، پھر پوچھا، تمہیں مجھ سے کیا چاہیے؟ کچھ نہیں، بس یہ بتانے آیا ہوں کہ جس عورت کے لیے تم نے سب کچھ چھوڑا وہ کبھی تمہارے ساتھ مخلص تھی ہی نہیں۔ عارش اٹھا اور دروازے کی جانب بڑھتے ہوئے بولا، تمہیں اختیار ہے، چاہو تو مزید اندھی عقیدت پہ ڈوبے رہو یا آنکھیں کھولو۔ دروازہ بند ہوا۔ اذہان نے میز پر پڑے موبائل کو گھورا، فوراً انیتا کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو ازی، تمہیں میری نئی ڈریس کی تصویر بھیجی تھی، دیکھی؟ اذہان کی آواز میں ٹھنڈک تھی۔ تم نے کبھی یہ سوچا کہ جھوٹ کب تک چھپ سکتا ہے؟ انیتا خاموش ہو گئی۔ تمہیں لگا کہ تم ویڈیوز ڈیلیٹ کر دو گی تو سب مٹ جائے گا؟ تمہارے پرانے تعلقات کی حقیقتیں ابھی تک زندہ ہے۔ تم نے عارش سے جھوٹ بولا، مجھ سے جھوٹ بولا، اور اب تمہیں لگتا ہے کہ پھر بھی میں تمہیں اپناؤں گا؟ ازی، میں نے سب ختم کر دیا تھا، سب ایک غلطی تھی، ریا بھی میرے لیے ایک مجبوری تھی، تم کہتی تھی نا، لیکن آج لگتا ہے کہ غلطی صرف ایک نہیں تھی بلکہ سب کچھ غلط تھا۔ اذہان نے کال کاٹ دی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، دفتر کی دیواریں جیسے تنگ ہو رہی تھی۔ وہ اٹھا، کار کی چابی دی اور خاموشی سے عمارت سے باہر نکل گیا۔ رات کو وہ گھر پہنچا تو ماں نے دروازہ کھولا، چپ چاپ اسے اندر آنے دیا۔ چچا صوفے پہ بیٹھے تھے مگر نظریں نہیں اٹھائی۔ امی ابو؟ اذہان کی آواز میں نمی تھی۔ میں شرمندہ ہوں، چچی نے کہا۔ تمہارے ہاتھوں جو ہوا وہ شرمندگی سے نہیں ہوتے گا، لیکن اگر تلافی کا وقت بچا ہے تو میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، ریا کے لیے، اس بچے کے لیے۔ چچا نے پہلی بار نظریں اٹھائی۔ اب تمہیں ریا کی یاد آ رہی ہے؟ جب وہ دن رات تمہاری خدمت کرتی تھی تب تم نے کچھ نہیں دیکھا، اور اب جب وہ ٹوٹ گئی ہے تو تمہیں ندامت ہے؟ اذہان چپ رہا۔ چچی آہستہ سے بولی، وہ بولتی نہیں ہے لیکن اس کی آنکھوں میں ہر جواب چھپا ہے۔ اگر تم کچھ واقعی کرنا چاہتے ہو تو اپنے لفظوں سے نہیں، عمل سے ثابت کرو۔ اذہان نے آہستہ سے سر ہلایا۔ اس رات وہ اپنی پرانی غلطیوں کی تصویریں ذہن میں گھماتا رہا۔ انیتا، اپارٹمنٹ، تزلیل، وہ سب مناظر، اور پھر ریا کا چہرہ، خاموش مگر سوالوں سے بھرا۔ صبح ہونے میں دیر نہیں تھی مگر اذہان کے لیے نئی زندگی کی تلاش ابھی شروع ہوئی تھی۔ صبح کی روشنی کھڑکی سے اندر اتر رہی تھی۔ کمرے میں ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ ریا بستر پر نیم دراز تھی، سفید چادر میں لپٹی، خاموش، ساکت۔ اس کی آنکھیں کھڑکی سے باہر کسی اندیکھے منظر پر جپی تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، پھر آہستہ سے اذہان اندر داخل ہوا۔ ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ تھا۔ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر ریا کو دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے کہا، یہ تمہارے لیے ہے۔ ریا نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر نظریں چرا لی۔ اس نے گلدستہ میز پر رکھا اور قریب آ کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ اذہان کی آواز دھیمی تھی، لیکن مجھے اندازہ کہ شاید تم سننا نہیں چاہتے، پھر بھی کہنا ضروری ہے۔ ریا کی پلکیں ذرا سی لرزی مگر وہ خاموش رہی۔ میں نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا وہ کسی بھی انداز سے جائز نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی دلیل ہے، نہ کوئی پچھتاوا۔ وہ سب مٹا سکتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم جان لو کہ اب میں بدلنا چاہتا ہوں۔ ریا کی آنکھوں میں کوئی تاثر نہ آیا، جیسے لفظوں کے اندر کہیں پہنچ ہی نہ رہے ہیں اس کے۔ اذہان اٹھا، کمبل کو ٹانگوں سے درست کیا، پانی کا گلاس میز پر رکھا اور دوبارہ بیٹھ گیا۔ تم چاہو تو مجھے معاف نہ کرو، لیکن مجھے صرف اتنا موقع دے دو کہ میں تمہاری خدمت کر سکوں۔ وہ آہستہ سے بولا۔ ریا نے کچھ دیر بعد کہا، یہ سب دیر سے کیوں یاد آیا؟ اذہان کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ شاید سچ ہمیشہ دیر سے ہی دکھائی دیتا ہے، جب سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے تب آنکھیں کھلتی ہیں۔ اگلے چند دنوں میں اذہان ہر کام خود کرنے لگا۔ ریا کی دوائیاں، چیک اپ کے لیے ہسپتال لے جانا، وقت پر کھانے کی چیزیں، کمرے کی صفائی، سب کچھ چچی اور چچا سب دیکھتے تو خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے، جیسے جانچ رہے ہوں کہ یہ رویہ وقتی ہے یا واقعی بدلاؤ۔
रिया खामोशी से सब कुछ देखती सुनती, मगर उसने अपने रवैये में कोई तब्दीली नहीं की। वो ना शिकायत करती ना शुक्र अदा करती, जैसे दिल भी अभी शक में गिरफ्तार हो। एक दिन चची ने अजहान से कहा, बेटा, हम देख रहे हैं कि तुम कोशिश कर रहे हो, मगर जो दुख रिया के अंदर है वो वक्त ही निकाल सकता है। अजहान ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। मैं वक्त को मौका दूंगा और खुद को भी, कि हमल के आखिरी दिन करीब थे। रिया को अक्सर रातों को दर्द होता तो अजहान जाकर उसकी कमर दबाता, पानी देता और खामोशी से उसके पास बैठा रहता। तुम सो क्यों नहीं जाते? रिया ने एक रात पूछा। क्योंकि तुम जाग रही हो, अजहान ने नरम लहजे में कहा। रिया ने कुछ जवाब नहीं दिया, मगर उस रात वो पहली बार स्कूल से फिर वो दिन आ गया। अस्पताल की राहदारी में अजहान एक कुर्सी पर बैठा था, चचा उसके साथ, चची कुछ फासले पर खामोश दुआन में मसली। दरवाज़ा खुला और नर्स बाहर निकली। मुबारक हो, बेटी भी है, माँ भी खैरियत से है। अजहान ने एक लम्हे को आंखें बंद की, फिर आहिस्ता से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। बिस्तर पर लिपटी हुई कमजोर सी चेहरे पर थी, मगर आंखों में एक अजीब सा सुकून था। नर्स ने नन्ही सी बच्ची अजहान की गोद में दी। उसने बच्ची को देखा, फिर रिया की तरफ देखा। रिया के लोगों पर हल्की सी मुस्कुराहट उठी, बहुत मदम, बहुत मुख्तसिम। लेकिन सच में पहली बार अजहान वही खड़ा रहा, बच्ची को थामे, और रिया की मुस्कुराहट को देखता रहा। कमरे से निकलकर वो चची के पास आया। अम्मी, वो मुस्कुराई थी। चची ने हाथ थाम कर कहा, वो मुस्कुराहट तुम्हारे लिए थे, उसे संभाल कर रखना बेटा। उस रात अजहान छत पर बैठा आसमान को दिख रहा था। बच्ची अंदर सो रही थी। रिया पहली बार सुकून से लेटी थी। उसके दिल में एक वादा था, मैं अब वही दूंगा जो तुम्हारा हक था, मोहब्बत, तहफ़्फ़ुज़, और वो सुकून जो तुमने हमेशा सिर्फ चाहा, कभी मांगा नहीं। नीचे कमरे में नन्ही बच्ची ने करवट ली और रिया ने हाथ बढ़ाकर उसे सीने से लगा लिया। खामोशी अब भी थी, मगर अब वो सदा बन चुकी थी, ऐसी सदा जो अजहान के दिल में हमेशा गूंजती रहेगी।